नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। 2019 में महानायक मोदी ने वो कर ही दिखाया जिसका वो 5 साल तक दावा करते रहे। देश में इंदिरा गांधी सरकार की 1971 में वापसी के बाद ये पहला मौका है जब कोई सरकार पूर्ण बहुमत से वापसी कराई है। मतलब साफ है कि देश की राजनीति में करीब 48 साल बाद एक बड़ा बदलाव देखा गया। पीएम मोदी अब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की समानांतर खड़े हो गए हैं, जिनके नाम पर देश में एक सरकार की पूर्ण बहुमत से वापसी हुई है। आखिर क्यों मोदी को मिली इतनी बड़ी जीत? आखिर वो क्या वजहें हैं जिसकी वजह से पीएम मोदी और बीजेपी पूरे देश में कमल खिलाने में कामयाब रही? इस पर करेंगे हम चर्चा, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है एक बड़ा पैनल। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में एक बार फिर चली मोदी की सुनामी। देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। मोदी 2.0 के सामने विपक्ष का हर दावा फेल। अरे धम 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 धड़ैया रे, साथे बढ़े लड़ैया रे। मोदी वर्सेस ऑल के महाभारत में मोदी की महाविजय। 130 करोड़ नागरिक श्री कृष्ण के रूप में भारत के लिए मोदी के आगे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और जातीय समीकरण ध्वस्त। मोदी लहर में राफेल और चौकीदार वाले मुद्दे भी फेल। अब की बार जनता ने फिर दिखाया भरोसा। बीजेपी को एक बार फिर पूर्ण बहुमत। देश के 17 प्रांतों के अंदर जनता ने 50% से ज्यादा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मोदी फिर बने महाबली, विपक्ष में मची खलबली। कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर जीत हो तो ऐसी। चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने जीत के पहले और जीत के बाद क्या कुछ कहा। मैं साफ मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत बड़ी मात्रा में सीटें जीतेगी। हमारे साथी दल एनडीए भी और अधिक मात्रा में सीटें जीतेंगे। सामान्य नागरिक की भावना भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इस चुनाव में मैं पहले दिन से कह रहा था, ये चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है, कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, कोई नेता नहीं लड़ रहा है। ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। जिनके आंख कान बंद थे उनके लिए मेरी बात समझना मुश्किल था, लेकिन आज मेरी वो भावना को जनता जनार्दन ने प्रकट कर दिया है। और इसलिए अगर कोई विजयी हुआ है तो हिंदुस्तान विजयी हुआ है।
अगर कोई विजयी हुआ है तो लोकतंत्र विजयी हुआ है, अगर कोई विजयी हुआ है तो जनता जनार्दन विजयी हुई है। और इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी एनडीए के साथी नम्रता पूर्वक इस विजय को जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करते हैं। और जीत के क्या महामंत्र रहे, उसके लिए सीधे आपको लिए चलते हैं मेरी सहयोगी शालिनी के पास, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगी। ओवर टू यू शालिनी। शुक्रिया आंचल। तो ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, और ऐसा नहीं है कि ये जीत बैठे बिठाए झोली में आकर के गिर गई है बीजेपी की। इसके पीछे है एक गहरी सोच, गहरी समझ और सटीक रणनीति, जिसके ऊपर चलते हुए बीजेपी ने ये जीत हासिल की है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ये जो जोड़ी है लगभग अजेय इस वक्त दिखाई दे रही है, और बड़ी क्या वजह रही जिसके चलते जीत मिली है वो भी आप समझ लीजिए। हम आपको तमाम वो 10 मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसके चलते जीत मिली है। देखिए 2014 और 19 में बीजेपी की जीत की ये जो रणनीति थी, इसके सूत्रधार बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और बहुत पुरानी ये जोड़ी है। देखिए उज्ज्वला योजना से हम शुरुआत करते हैं। 7 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे गए, और इसके जरिए जो गरीब महिलाएं थी, जो गरीब तबका था, उसके साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इस तबके में सिर्फ गरीब लोग आते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों को और मध्य वर्ग को भी शामिल किया गया, और इसके जरिए जो निचला तबका था, शहरों का और मध्यम वर्ग था, वो भी कनेक्ट हो पाया बीजेपी के साथ। आयुष्मान योजना, देखिए 5 लाख तक का आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इस योजना के बारे में इसके पहले की सरकारें, या यूं कहें कि पूरे विश्व में ऐसा कुछ हो भी सकता है, इसके बारे में अनुमान लगाना भी इस योजना के पहले तक मुश्किल था। आयुष्मान योजना के बाद अगली योजना की अगर हम बात करें, मुद्रा योजना, ये वो योजना थी जिससे आप अगर खुद कोई स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, आप अगर अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको लोन मिलेगा, बहुत आसानी से मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको बड़े कागजात की जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करने हो, बैंक के पास जाना हो, बहुत आसानी से आपको लोन मिलेगा। जनधन योजना, देखिए करोड़ों खाते खोले गए, 35.64 करोड़। ये संख्या ही अपने आप में बताती है कि अगर इतने लोगों को आपने अपने साथ जोड़ दिया तो फिर बाकी क्या बचेगा। और यही वो वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद अब इतना बड़ा हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान, 4 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। न सिर्फ शौचालय का निर्माण किया गया, बल्कि इसे महिलाओं के स्वाभिमान के साथ जोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि अगर घर में शौचालय नहीं है तो इसका मतलब महिला का सम्मान नहीं है, उसे घर के बाहर निकलना पड़ रहा है। और इसके साथ ही महिलाओं को खुद से कनेक्ट करने की कोशिश की गई। और अब देखिए हम आपको फिलहाल सिनेरियो दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की ये इबारत लिखी। देखिए एनडीए के पास 351 सीटें कुल उसके खाते में गई हैं, और बीजेपी का इसमें एक बड़ा हाथ है, बड़ा रोल है। 300 से पार बीजेपी इस बार निकल गई। यूपीए के खाते में 86 सीट आई। कांग्रेस की अगर हम बात करें महज 50 सीटों पर अभी सिमटी हुई है। अन्य का खाता 105 फिलहाल दिखाई दे रहा है। और देखिए ये जो ग्राफिक्स हमने बनाया है ना, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको सबसे बड़े दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी का कद छोटा है। ये सिर्फ ग्राफिक्स में नहीं है, नरेंद्र मोदी का कद इस वक्त भारतीय राजनीति में इतना बड़ा हो गया है जिसे जिस तक पहुंच पाना अभी शायद दूर दूर तक नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी का ये जो कद छोटा हुआ है, इसे भरने में अभी वर्षों लगेंगे। आंचल जी फिर से आपके पास। शुक्रिया शालिनी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये सबके लिए बहुत अहम खबर है। बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी 30 मई को लेंगे पीएम पद की शपथ। आपको बता दें आज शाम को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। उसके बाद कैबिनेट बैठक औपचारिक तौर पर लोकसभा भंग करने की बात करेगी। उसके बाद दावा पेश किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, और 30 मई को वो डेट नियुक्त कर ली गई है। ये खबर आ रही है जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे। 2014 में 26 मई को शपथ ली गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, 30 मई की डेट फाइनल हो गई है, 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे? बिल्कुल, हमारे सूत्रों का यही कहना है, दावा है कि 30 मई की शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार शपथ ले सकते हैं। और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात भी जाएंगे, अपनी मां से भी मिलेंगे, वाराणसी भी जा सकते हैं। लेकिन 30 मई की शाम को 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह फिलहाल रखा गया है।
और इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा। जैसे ही आज शाम को कैबिनेट होगी, मौजूदा लोकसभा भंग करने की सिफारिश की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे और फिर उसके बाद में कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों का संसदीय दल का नया नेता चुना जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का और अपनी तारीख भी उसी समय तय कर दी जाएगी। 30 मई की तारीख ये निर्धारित की गई। आंचल संजय, कल तो ये माना जा रहा था कि 26 मई को पिछली बार शपथ दी थी 2014 में और 8 उनका लकी नंबर है, तो अंक गणित के हिसाब से 26 मई को ही इस बार शपथ लेंगे। लेकिन इस बार कोई खास वजह है कि 30 मई के दिन को निर्धारित किया गया है शपथ लेने के लिए? चल, इसमें आप कह सकते हैं कि कई सारा जो गणित है वो ज्योतिष का भी अंक गणित कहा जा सकता है। ज्योतिष के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि आप जानती हैं अमित शाह ज्योतिष के काफी बड़े विद्वान है, कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ज्योतिषियों की राय लेते रहे हैं। तो ये सारा की सारा जो खेल हुआ है, ये पूरा बनारस के पंडित, कुछ बड़ौदा के पंडितों के कहने पे हुआ है। 30 मई की शाम 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे। तो 30 मई वो दिन है जब प्रधानमंत्री पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और इस बार 30 मई को शाम 5 बजे के करीब माना जा रहा है वो शपथ लेंगे। हमारी बड़ी चर्चा, पहली बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है, कोई मुस्कुरा रहा है तो थोड़ा सा गमगीन है। थोड़ा सा मुस्कुराइए विजय जी। उनको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। रोहित चहल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गदगद मुस्कुराते हुए टेलीविजन स्क्रीन पर। सिद्धव्रता दास टीएमसी का पक्ष रखेंगे। एसके दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विजय कौशिक जो कि कांग्रेस विंग से जुड़े हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रोहित चहल, आज लड्डू लाने के डर से आप डर गए कि यहां पर नहीं पहुंचे हैं, आप ओबी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित चहल इतना मुस्कुरा रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा था आएंगे तो मोदी ही। अब इतने ग्रैंड स्टाइल में आपने एंट्री मारी है, तो मुझे बताइए सबसे बड़ी वजह, 4 वजह है रोहित चहल को कौन सी लगती है कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ आप सरकार बनाने जा रहे हैं? रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमारा लिंक जो है वो टूट गया है। दत्ता साहब, आप अगर शुरुआत करें तो चर्चा की। मुझे पता था कि अचल जी फिर आप मुझे ही पूछेंगे जी। देखिए, बहुत सारे वजह हैं मनीष जी। मैंने आपसे चर्चा भी मैंने किया था। मैंने कहा था कि एनडीए को 300 से 350 के बीच में सीट मिलेगी। आपने बंगाल की भी मैंने बात की थी। मैंने कहा था कि सीधा 20 है बंगाल में, और उसके साथ साथ मैंने कहा था कि भाजपा अकेले अपने बलबूते पे बहुमत, स्पष्ट बहुमत लेके आएगी। वो 290 से लेके 300 के बीच में होगी। तो मोरलेस मेरा एग्जिट पोल का आंकड़ा मोरलेस सही हुआ है और बहुत सारे लोगों का एग्जिट हो गया है। तो अब एनालिस्ट की जगह अब आप सेफोलॉजिस्ट हो जाएंगे? नहीं, सेफोलॉजी तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट की एक हिस्सा होता है। हम लोग जो सेफोलॉजी करते हैं, जमीन में जाके पढ़ के फिर आकलन करके करते हैं और उसका एक पॉलिटिकल आकलन और एक चिंतन करके फिर उसका एक तरह से विश्लेषण करते हैं। दूसरी 4 वजह है दत्ता जी, अगर आपको लगा। चार वजह है। हाँ। पहले वजह तो ये है कि मैंने पहले ही एक टर्म मैंने कॉइन किया था, इंटरनेशनल चौकीदार, और मैंने कहा था कि दूसरे तरफ जो है एक आटरली बटरली अमूल बॉय। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। ये लीडरशिप को लेकर मैंने कहा था कि एक तरफ एक प्रचंड लीडरशिप, तो दूसरे तरफ एक लीडरशिप जो जनता को पचता नहीं है। तीसरी बात आज मैं कहता हूं कि कांग्रेस की जो उल्का मंडल है, उल्का मंडल ने पूरा बंटाधार कर दिया कांग्रेस का, और शायद ये उल्का मंडल आज कहेगी कांग्रेस का हुआ तो क्या हुआ, ये है। तीसरी बात है राफेल, RAFAIL, वो बहुत बड़ा कारण है। और जिस दिन राफेल का नहीं, वो तो राफेल है। वो जिस दिन राफेल का मुद्दा आया था लगभग 2 साल पहले, तभी मैंने सारे चैनलों पे मैंने कहा था कि ये राफेल नहीं है, ये राफेल है, FAIL है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा कारण है बालाकोट पे सबूत दो ये, और इसके साथ मैं जोड़ दूं चौकीदार जो कहा गया है। यहां पे जनता ने आशीर्वाद देके कहा है कि चौकीदार तो ईमानदार है,
जो इंटरनेशनल बेलदार है वो बेलदार ठीक है, ठीक है, ये सच्चाई है। और एक फिलोसॉफिकल वे में आपके लिए it was a 5 very सेकंड hard दे day दीजिएगा yesterday। आंचल जी। ठीक है। फिलोसॉफिकल वे में एक बात कह दूं, क्योंकि आज मुझे फिलोसॉफिकल होने की बहुत इच्छा हो रही है। देश में, इस देश के जब देवी देवताओं के हाथ में कमल है तो कमल का वर्षा तो होगा ही। लोगों ने कमल का वर्षा किया है, उस कमल को ध्यान में रखते हुए और कमल से ठीक है। आशीर्वाद आपने दिया है। ब्रेक से पहले सब कुछ बोल डाला, अब हमें ब्रेक पर जाना पड़ रहा है और विजय कौशिक जी अपना पक्ष रखेंगे ब्रेक के उसमें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी आडवाणी के घर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल महाजश्न हुआ बीजेपी के दफ्तर में, जहां अमित शाह और मोदी की तस्वीरें अभी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव हैं। आडवाणी जी इस जगह से नदारद थे और कुछ समय से नाराजगी भी चल रही थी, क्योंकि इस बार उन्होंने एक्टिवली लोकसभा का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। गांधीनगर से उल्टा अमित शाह खड़े हुए। अब उनके घर पर शायद आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। हमारे साथ रोहित चहल जुड़े हुए हैं। रोहित, आडवाणी जी के घर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले मुरली मनोहर जोशी, जिन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था, वो वाराणसी गए थे। उन्होंने कहा था कि आशीर्वाद मैं क्या दूं, आशीर्वाद जो है देश की जनता देगी। अब देश की जनता ने आशीर्वाद दे दिया, आडवाणी जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे मोदी जी। आंचल जी, सबसे पहले तो मैं आपको, पूरे देश, आपके सारे व्यूअर्स को, देश की जनता को धन्यवाद करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार पे, बीजेपी पे भरोसा जताया पुनः, मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। और सभी कार्यकर्ताओं की एक मेहनत थी। और जिस तरीके से जो आपने प्रश्न किया, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब वो हमारे बड़े हैं, पार्टी के संस्थापक रहे हैं, पार्टी की स्थापना से, और पार्टी आज जहां तक पहुंची है तो अटल आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और ऐसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो हैं, आज उनकी वजह से यहां तक पहुंची। और हमारे बड़े हैं, और बड़ों का आशीर्वाद, अगर आप अच्छा काम करते हैं, कोई बड़ा काम करके आते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज वो बड़ों का आशीर्वाद लेने गए हैं, हमारे संस्कार यही कहते हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो जीत हुई है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सभी, पूरा परिवार था, परिवार की एक जीत हुई है, एकजुटता थी। एकजुटता का ही कारण था कि आज भारतीय जनता पार्टी 2 से अगर 282 तक पहुंची है, तो जितने परिवार के सदस्य हैं सभी की मेहनत थी, सभी का साथ था, एकजुटता थी, वही एक कारण रहा। सबका साथ तो मिला, आपको जनता का साथ मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी हुई है। एक छोटे से ब्रेक था, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन इस तरह का प्रचंड बहुमत कैसे मुमकिन हुआ, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी शालिनी के पास। शालिनी, बताएं। तो किसी भी जीत का जो सबसे अहम रोल होता है जीत में, वो होता है मुद्दा। और देखिए, मुद्दे तो क्षेत्रीय पार्टियों ने भी उठाए, कांग्रेस ने भी उठाए, मुद्दे उठाए भी गए, बनाए भी गए, लेकिन कनेक्ट अगर कोई कर पाया तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी थी। वो कौन से अहम मुद्दे थे, ये आप समझिए। राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा था। बालाकोट और पुलवामा को आप याद कीजिए, उसके पहले तक बीजेपी जीत का दम जरूर भरती थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत मिलेगी ये बीजेपी को भी शायद नहीं पता था। तो राष्ट्रवाद वो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसने हर वर्ग में लोकप्रिय बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पहले राष्ट्र और बाद में पार्टी या फिर परिवार, ये नारा दिया गया कि सबसे पहले राष्ट्र होता है और सबसे अहम अगर कुछ है तो वो राष्ट्र है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, नक्सलवाद और उग्रवाद पर लगाम लगाने की पूरी तरह से कोशिश की गई। हमारी जो सुरक्षा है वो कितनी महत्वपूर्ण है, रेड कॉरिडोर को ग्रीन कॉरिडोर में बदलना। देखिए, ये एक बहुत बड़ा काम किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया, प्रचारित भी इसे किया गया बहुत जोर शोर के साथ। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में यह तक कह दिया कि हमने पटाखे और दिवाली के लिए ये तमाम रॉकेट और तमाम चीजें नहीं रखी। तो ये वो अहम मसला था जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी हर घर तक पहुंच सकी और जनता के दिल में अपनी जगह बना सकी। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता, ये दोनों बड़ा मुद्दा था जिसने आम जनता के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बसाया। आंचल। प्रिया शालिनी, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आडवाणी के घर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और थोड़ी देर में मुरली मनोहर जोशी के घर भी जाएंगे, ये खबर आ रही है। यानी कि मार्गदर्शक मंडल में जो जो लोग थे उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने वक्त निकाला है। पहले आडवाणी जी से मिलने पहुंचे, उनके घर गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, और अब थोड़ी देर में यह खबर आ रही है कि मुरली मनोहर जोशी, जो कि इस बार 2019 में चुनाव नहीं लड़े, उनके घर भी
अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी मिलने के लिए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है और जैसे ये मूवमेंट होगी इस पर अपडेट आएगा, आपको एक बार फिर से अपडेट देंगे। तो बात कर रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, और जब तक मोदी है कांग्रेस के लिए क्या मुमकिन नहीं है? विजय कौशिक, मुझे बताइए, वो दीवार पिक्चर का डायलॉग था ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो कहते हैं मेरे पास माँ है। बीजेपी कहती है मेरे पास मोदी है, आपके पास क्या है? हमारे पास जनता का प्यार और सहयोग है, जिसके बूते पर हम दोबारा सत्ता में लौटेंगे। रही बात विश्लेषण की, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं मोदी जी को कि जीत के लिए भी, और इसके अलावा जो पीएम पद का वो एक अपमान कर रहे थे चौकीदार शब्द लगाकर, वो आखिर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि भी उनके नाम के आगे से चौकीदार शब्द हटा दिया गया है, तो उसकी गारिमा कायम रहेगी प्रधानमंत्री पद की, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरा, इस चुनाव में हार के हमारे कई कारण रहे। सबसे पहला यह कि जो छद्म राष्ट्रवाद था वो देश में हावी रहा। भाजपा प्रचार और दुष्प्रचार की राजनीति में बहुत आगे निकल गई थी, जिसका कहीं ना कहीं हम जवाब नहीं दे पाए। और सही मायने में तो जो पुलवामा अटैक है, इसके बाद से देश का माहौल बदला। इन लोगों ने देश की जनता को यहां तक नहीं बताया कि इस दौरान हमारे ही हेलीकॉप्टर को हमारी सेना ने मिसाइल से मार गिराया था। एक बार फिर से रेज कर रहे हैं विजय कौशिक, सवाल उठा रहे हैं एयर स्ट्राइक्स पर। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो छद्म राष्ट्रवाद था वो हावी रहा। इसके अलावा इन्होंने देश में एक संदेश देने की कोशिश की कि अगर मोदी जी हारे तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, अथवा जो पड़ोसी मुल्क है वो भारत के ऊपर आप कह रहे हैं राष्ट्रवाद का मुद्दा जैसे ही आया, पुलवामा के बाद देश की हवा बदल गई, आप जीतते जीतते चुनाव हार गए, ये सही समझी हूं मैं? बिल्कुल। ठीक है, रोहित चहल, मुझे ये बताइए कि ये एक जाने माने कॉमेडियन है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन 26 फरवरी को उनके ट्विटर की टाइमलाइन पे था, उन्होंने ये लिखा था कि 26 फरवरी को ही आप लोग चुनाव जीत गए जब आपने एयर स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक्स की। तो यहां पर जो विजय कौशिक कह रहे हैं लगभग सेम बात कह रहे हैं। देखिए, विजय कौशिक जी और उनके नेताओं का जो अहंकार है, सेना का अपमान करना, सेना के साथ जो उनके शौर्य पराक्रम पे सवाल उठाना, यही एक सबसे बड़ा कारण रहा। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, इनके जो नेताजी उनकी क्रेडिबिलिटी गिर गई। ये कह रहे हैं चौकीदार, अरे चौकीदार को चोर किसने कहा? चौकीदार तो प्योर है, अब ये शौर है, जनता ने भी उस पर मोहर लगा दी है, लेकिन चोर जो थे वो शोर मचा रहे थे। एक बात। दूसरी बात आपने कहा, देखिए यही कारण रहा। आपने, हमारा राष्ट्रवाद क्या है कि सेना को मजबूत करना, आपका राष्ट्रवाद क्या है कि आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्होंने कहा अपने मैनिफेस्टो के अंदर कश्मीर से हटा देंगे। डर लोगों को यह था कि कश्मीर कहीं आतंकवादियों के हाथ में दोबारा चला। जिस तरीके से कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर आपको चलिए 3 बताऊं मैं, 3 इस चुनाव के, तो जब जेएनयू के अंदर राहुल गांधी जाकर उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ जो भारत टुकड़े तेरे टुकड़े होने नारे लगाने वाले, उसके बाद एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पे इन लोगों ने सबूत मांगे, और जिस तरीके से पूरे देश में विकास हुआ, जिस मां को सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया, शौचालय बनाकर या फिर एलपीजी सिलेंडर देकर, उसको अपमान करने का काम किया कि कुछ नहीं हुआ। यही एक कारण, राहुल गांधी जी की जो स्थिति आज अमेठी से हुई है, स्मृति ईरानी जी ने भगाया अमेठी से उनको, क्योंकि अमेठी की जनता जिस तरीके से त्रस्त थी वो एक कारण रहा। और आज ये अहंकार जो है वो उनका कम नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है रोहित, क्विक रिबटल। कोई विकास के नाम पर बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा, केवल मोदी जी के नाम पर लड़ा। दूसरी बात, आप लोग इस बार भी सत्ता में यह कहकर आए कि विश्वगुरु बनाएंगे देश को। अगर आप विश्वगुरु की परिभाषा ही बता दें और ये साबित कर दें कि आपके पास ये नीति है देश को विश्वगुरु बनाने की, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं बता देता हूं, हकीकत यह है कि आप लोग केवल जुमलों की राजनीति करते हैं। अच्छा ठीक है रोहित, आते हैं आप लोगों ने खाली गमला की राजनीति की है क्या? डिबेट छोड़ देना, खाली गमला की राजनीति की है, इसलिए जनता ने, मैं बताता हूं, डिबेट छोड़ दीजिएगा। राजनीति कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही है, नीति नहीं है, वो खाली गमला की रही है, इसलिए जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया है। आज का दिन बहुत सुकून का दिन है, हम लोग आराम से चर्चा कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े को कोई मतलब नहीं है। सुन लीजिए, पहले तो सिद्धू को अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा था स्मृति ईरानी अगर जीत गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, एक बात। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था अगर 11वें पायदान से 5वें पायदान पे लेकर आए हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर, भारतीय क्या कहते तो मोदी जी लेकर आए हैं। तो भैया आप लोगों को जो झूठ बोलने की आदत है ना, सिद्धू की पहले राजनीति छुड़वाई है। अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी जी ने जीत दर्ज कराई है, और राहुल गांधी को झाड़ू मारकर अमेठी से निकाल के बाजार भेजा है। मनीष भाई, चुनावी जंग यानी इलेक्टोरल बैटल तो बाद में हारी कांग्रेस, परसेप्शन बैटल बहुत पहले हार चुकी है और वो ठीक करने की कोशिश भी नहीं करती। अभी रोहित ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, स्मृति ईरानी हूं, ये जो गांधीज के परिवार के आसपास वंशवाद को जिसको लेकर बार बार बीजेपी सवाल उठाती है, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट
बहुत भारी पड़ी आपको लगता है कांग्रेस को? पूरी कांग्रेस ये बोझ ढो रही है? मेरे ख्याल से आंचल, आपके सवाल दो सवाल हैं। पहला सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूंगा, परसेप्शन की लड़ाई आपने जो बात की, मेरे ख्याल से आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जब आखिरी मन की बात कर रहे थे, देखिए बात परसेप्शन आत्मविश्वास से लबरेज होने की है। उन्होंने अगली तारीख निर्धारित कर दी थी कि मैं अगली तारीख आपको मई की ये दे रहा हूं कि फिर मैं अगली बात जो होगी मन की वो मैं तब करूंगा। तो वो लोगों के मन की बात समझ गए थे, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक रणनीतिक तौर पर बात की जाए आंचल, कांग्रेस पूरे तौर पर धाराशायी, इनका जो कनेक्ट था वो नहीं कर पाए। अब मैं आपको 3 वजह, आप लगातार वजह पूछ रही हैं कि क्या वजह रही कि आखिर मोदी इतनी बम्पर जीत के साथ। आप देखिए आंचल, कभी भी इनका आंकड़ा इन्होंने 300 से कम कहा ही नहीं। बंगाल को लेकर, देश की सीटों को लेकर, तो ये कहा जाए इंदिरा नेहरू के बाद गैर कांग्रेसी ये ऐसा दल है जिसने इतनी बड़ी स्पष्ट बहुमत की जीत हासिल की है। अब अगर आप ये देखें, अगर ये जनादेश है तो मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र करवट बदल रहा है और इससे हमें सबक लेना चाहिए। अब 3 बातें वो क्या रही? 3 बातें वो थी, पहली ये कि भाई लोगों में लाख नाराजगी थी उनके स्थानीय कैंडिडेट से, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी अपने भाषणों में जो कहते थे आपका वोट सीधे मोदी को आएगा, पहला कारण ये। दूसरा, यानी 437 सीटों पर कैंडिडेट्स नहीं, मोदी अकेले लड़ रहे थे। एग्जैक्टली, और लोगों को ये लगा कि एक कार्यकाल और मोदी को दे दिया जाना चाहिए, अधूरे काम हैं, उनकी योजनाएं अधूरी हैं, वो पूरे। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। सिद्धव्रता, 30 सेकेंड्स मुझे प्लीज बता दीजिए, आपको क्या कारण लगता है मोदी की इस प्रचंड जीत का? देखिए, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन ने ठीक से जो बीजेपी का नैरेटिव था उसको काउंटर करने के लिए उसके पास नैरेटिव जो था वो ठीक नहीं था, मतलब शॉर्टकमिंग्स था। नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ऑपोजिशन जो ग्रुपिंग है उसमें काफी डिविजन्स थे, ठीक है। तो जब लोग एक रेजिम को रिप्लेस करने के लिए सोच रहे तो उसको एक ऑल्टरनेटिव रेजिम चाहिए। तो जब वो देख रहे क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि देख रहे कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा बात बोलूं, जब 5 राज्य में कांग्रेस ने जीता तो पहला काम किया, उसका जो वेस्ट बंगाल कन्वेनर था वो वेस्ट बंगाल में जाके ममता को गाली देके आया, ठीक है। तो ठीक है, कुछ समय के लिए आपको रोकना चाहूंगी। ये जो तस्वीरें हैं ये आडवाणी जी के घर पहुंचते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं। पूरा कैवलकेड आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का आडवाणी जी के घर पहुंच रहा है, उनसे मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। सक्रिय राजनीति से अब आडवाणी जी दूर हो चुके हैं। ऐसे में पहले वो मार्गदर्शक मंडल में थे जिसकी एक भी बैठक नहीं हुई थी, और चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरह से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है, रोहित चहल अब से कुछ देर पहले कह रहे थे कि आशीर्वाद लेने के लिए वो भी आडवाणी जी का पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। तो बीजेपी की ये जीत 2014 से भी बड़ी है। दरअसल इस जीत के पीछे बीजेपी के एक बड़े रणनीतिकार का बड़ा रोल है। परिस्थितियों को भांपते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसमें विरोधी फंस कर रह गए और अमित शाह उत्तर से दक्षिण तक कमल खिलाने में कामयाब हो गए। प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत और फिर देश के मुकद्दर में बतौर पीएम मोदी का नाम दूसरी दफा लिख गया। हर तरफ मोदी की जय जयकार है। विरोधियों में हाहाकार है। बेशक सत्ता के सिंहासन पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, लेकिन उस शख्स की अहमियत भी कम नहीं हो जाती जिसकी रणनीति की बदौलत बीजेपी अब तक का अपना स्वर्णिम काल देख रही है। उस शख्स का नाम है अमित भाई अनिल चंद्र शाह, वही शाह जो 37 साल से नरेंद्र मोदी के सियासी साथी हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक मोदी के साथ साथ चले आए। 2014 में भी मोदी के रणनीतिकार थे और 2019 में बीजेपी के सबसे बड़े पॉलिसी मेकर। अमित शाह ने पिछले 5 साल में इतना काम किया कि 2019 में बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा सीटों पर आ गई। शाह की माने तो उन्होंने इसकी तैयारी 5 साल पहले ही करनी शुरू कर दी थी, यानी शाह जीतना जानते हैं, उनके लिए जीत एक तुक्का नहीं है। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। वो जब गुजरात में थे तब 14 साल तक गुजरात बीजेपी के लिए सियासी समीकरण बिठाकर सत्ता में मोदी को पहुंचाते रहे। हालांकि मोदी भी कुशल रणनीतिकार हैं, लेकिन मोदी सरकार चलाने की जिम्मेदारी के दौरान
शाह की रणनीति पर पूरा भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि दोनों के अंदर कोई मतभेद भी नहीं होता। यही वजह थी कि पिछली बार अमित शाह ने उत्तरी और मध्य भारत पर फोकस किया था और इस बार दक्षिण और पूर्वी भारत पर पूरी मेहनत की और नतीजा सामने है। बीजेपी का दक्षिण पूर्व में बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में तेजी से विस्तार हुआ, बल्कि उम्मीद से ज्यादा सीटें भी खाते में आ गई। देश की जनता की विजय, ये विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर हर स्तर पर काम करने वाले 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय। अब बीजेपी विरोधियों को भी लगने लगा है कि उन्हें भी अमित शाह जैसा कोई चाहिए जो डूबती नैया को पार लगा दे। नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे। देश में उनकी जय जयकार है, लेकिन मोदी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यह जीत उनके जोड़ीदार अमित शाह के बिना नामुमकिन थी। अमित शाह ने कुछ ऐसी सियासी चालें चली जिसके बाद साफ तौर पर कहा जाने लगा था, मोदी है तो मुमकिन है। और एक बार फिर से आपको ले चलते हैं मेरी सहयोगी शालिनी के पास, जो बताएंगी कि आखिरकार जोड़ी नंबर 1 ने करिश्मा कर कैसे दिखाया। गणित के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 और 1 2 होता है, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब मिले तो 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 हुआ। और देखिए, क्रिकेट इस देश का सबसे लोकप्रिय खेल है, 11 खिलाड़ी उसके अंदर भी होते हैं। सियासत की पिच की अगर हम बात करें तो इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 1 और 1 11 बन के, मतलब 11 खिलाड़ियों का जो खेल होता है उसमें इतने रन बड़ी आसानी से बना दिए जितने 11 खिलाड़ी मिल करके मुश्किल से बना पाते हैं। क्या रही वजह, ये भी हम आपको बताते हैं। एक एक करके उन वजहों का हम रुख करेंगे। तो देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ये जो जोड़ी है ये हिट है, ये साबित हो चुका है। अजय है, इसकी भी अगर हम संज्ञा दें तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल का जो सियासी माहौल है उसमें तो यही लगता है। जोड़ी आज तक एक भी चुनाव नहीं हारी है और अब इन्हें रोक पाने के लिए इतनी बड़ी रणनीति क्या विपक्ष बना पाता है, ये उसे मंथन करना होगा, समझना होगा। 2014-2019 में बीजेपी की जीत की रणनीतिकार यही जोड़ी थी, सूत्रधार यही जोड़ी थी। अब सबसे बड़े हीरो भी यही दोनों बनकर के उभरे हैं, नायक और महानायक बनकर के भी यही जोड़ी उभरी है। आप देखिए, चौथा पॉइंट भी आप देख लीजिए, मोदी और शाह की दोस्ती 37 साल पुरानी है। आज के वक्त में जब पल पल में रिश्ते बदल रहे हैं सियासत के अंदर, जब अपने नफे और नुकसान के लिए लोग पल भर में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तब इस जोड़ी ने 37 साल से एक दूसरे का साथ पकड़ रखा है। गुजरात की सियासत से लेकर के दिल्ली तक ये दोनों साथ आए और हर जगह जीत हासिल की इस जोड़ी ने। और आगे ये करिश्मा होता रहेगा, कम से कम अभी की तस्वीर देख करके तो ये कहा ही जा सकता है। शाह को बीजेपी अध्यक्ष बनाने में मोदी की एक बहुत अहम भूमिका रही है और अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह को ये जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने निभाया भी और मोदी को गलत नहीं साबित होने दिया। दोस्ती का ये विश्वास है। देखिए, संगठन पर शाह की जो पकड़ है और सरकार में मोदी का जो प्रभाव है, ये वो बड़ी वजह है कि जो भी ये दोनों कह देते हैं, जो भी रणनीति ये दोनों बना देते हैं, उसके ऊपर आंख मूंद करके तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता काम करने में जुट जाते हैं और भरोसा रहता है। अब देखिए, 7वें के बाद हम 8वें पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। बूथ लेवल के कार्यकर्ता से सीधा संवाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता को अगर ऊंचे स्तर तक जाना है, अपनी बात पहुंचानी है, तो बीच में बहुत बड़ी दीवार है और वो अपनी बात रख नहीं सकते हैं। और जब बूथ लेवल के कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है तो जीत अपने आप होती है। दोनों के बीच बड़े मुद्दों पर कभी भी आज तक मतभेद नहीं दिखाई दिया है। देखिए, 37 साल की हमने बात की और 37 साल में अगर कोई एक भी बात, एक भी बड़ी वजह मतभेद की नहीं उभर करके आई है, तो आप समझिए तालमेल कितना गहरा है इन दोनों का। और आखिरी मुश्किल से मुश्किल दौरान में भी ये दोस्ती नहीं टूटी है। तो जो पहले मैंने कहा था कि पल पल में बदलती हुई सियासत के बीच भी ये दोस्ती इतने सालों से टिकी है, अडिग है और सफल है। आंचल, हमारे साथ जुड़ने के लिए शालिनी शुक्रिया। और पीएम मोदी और शाह ने लिया है आडवाणी का आशीर्वाद, ये बड़ी खबर आपको बता दें, अपडेट दे दें। मुरली मनोहर जोशी का आशीर्वाद लेने के लिए भी वो पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी और शाह आडवाणी जी के घर पहुंचे, पहले उनका आशीर्वाद लिया, फिर मुरली मनोहर जोशी का भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। तो हम बात कर रहे हैं
इस जोड़ी नंबर 1 की जो इस वक्त आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची है आडवाणी जी के घर और मुरली मनोहर जोशी के घर पर, और वहां से निकल भी चुके हैं। और बड़ा सवाल यही है, शालिनी अभी बता रही थी जोड़ी नंबर 1 के बारे में। विजय जी मुझे ये बताइए कि बिल्कुल जैन वीरू शोले की कुछ याद आ रही थी, आपकी पार्टी के अंदर कोई और दूसरा नंबर 2 है या नहीं है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने भी एडवाइस कर दिया कि यू नीड एन अमित शाह। कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता भी नंबर 2 है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, आपके पास कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल है जी कार्यकर्ता। नेताओं की आप पार्टी मुझे है ना? बताइए, आज भी आरोप ये लगता है कि आज नेता भी ज्यादा देश है, में कार्यकर्ता हमने कम है, कैडर तो है पिछली नहीं। बार के चुनाव के मुकाबले बढ़त हासिल की है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, हमारी सीटें बढ़ी हैं, तो ये सब कार्यकर्ताओं की बदौलत है। दूसरी बात, भाजपा कितनी ही खुश हो रही हो राहुल गांधी जी के इस्तीफे के चलते, मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं, जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर काम करते रहेंगे, पार्टी के लिए काम करने वाले ऐसे जुझारू अध्यक्ष जी का इस्तीफा कभी स्वीकार नहीं होने दिया जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। देखिए, आप राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, राहुल गांधी जितने कांग्रेस के पैनलिस्ट चर्चाओं में जुड़े, और सिर्फ हमारे ही नहीं, सभी चैनलों में क्रॉस द मीडिया जुड़े, सब कह रहे थे वी हैव अ प्रॉब्लम, वी डोंट हैव अ कैडर, क्योंकि हम कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, नेता ज्यादा हैं। ये जितने लोग अपना मुंह दिखा पाए वो ये सारी बात मान रहे थे। आप फिर डिनायल मोड में आ जाते हैं, आप राहुल गांधी के बियॉन्ड सोचे नहीं पा रहे हैं। आंचल जी, मैं आपको बड़ी स्पष्ट रूप से कह दूं कि राहुल गांधी जी ने इस चुनाव में जो बारीकियां जो देखी है, कहां कमी है संगठन में, क्या है क्या नहीं है, इन सब की समीक्षा करके वो सारी कमियां दूर की जाएंगी और पुनः हम जो एक विपक्ष की सही भूमिका निभानी चाहिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। मैं आज विपक्ष की सही भूमिका होती है उसको लेकर कांग्रेस आज ज्यादा उल्टे सवाल आपसे नहीं पूछूंगी, लेकिन लॉजिक अप्लाइज टू यू। टीएमसीबी इस साल में वन मैन पार्टी, वन वुमेन पार्टी है टीएमसीबी। दीदी का जो मन करता है पार्टी में वैसी ही चलती है। यू ऑल्सो डोंट हैव एन अमित शाह। आपके भी जो लोअर लेवल्स, जो सेकंड रंग लीडरशिप होती है, ये बहुत सारी पार्टीज में, पोलिटिकल पार्टीज में ऑपोजिशन की ये प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि वो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर खामियाजा भुगतना पड़ता है? नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसा एक इंसान है, शी इज एन इंस्टीट्यूशन बाय हर सेल्फ, और हम में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी सिंगल पर्सन जो ममता बनर्जी के लिए काम करते, मतलब टीएमसी में जो वर्कर है, वो सारे मतलब ये मान लिया है कि ममता बनर्जी सब कुछ है, तो हम लोग उससे मतलब वी आर हैप्पी विद दैट सिस्टम। यू आर हैप्पी विद द सिस्टम की एक ही सर्वो सर्वा है, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार ही नहीं है पार्टी में। ममता बनर्जी लीडर है, नहीं, ममता बनर्जी अकेला ही लीडर है और कोई है ही नहीं, और सब वर्कर है, और सब वर्कर हैं। तानाशाही है ये हमारा ये दीदी अगर उनको कहते हैं दूसरे विपक्ष के, और ये याद रखिएगा, ये बीजेपी ने स्लोगन दे दिया है कि इस बार हाफ अगली बार साफ, तो ये देख लीजिए कि कितने संकट में पूरी पार्टी आ जाती है, कितने संकट में विपक्ष आ जाता है, क्योंकि आपने ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स, ऑल्टरनेटिव लीडरशिप, सेकंड रंग लीडरशिप खड़ी नहीं किया। हमारे न्यूज चैनल में देख लीजिए, पूरी हायरार्की है ना। आप अगर 10 साल का इलेक्शन रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि इस बार भी 2019 को लेके एक भी इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें तृणमूल कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो कम हुआ है। इस बार तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर सीट कम होने के बावजूद भी 6% बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस का वोट जा रहा है। इस बार जो 10-12 सीट जो तृणमूल कांग्रेस ने खोया है, इसका कारण है कि ऑपोजिशन वोट कंसोलिडेट किया है। 23% स्विंग किया है सीपीआईएम से बीजेपी में, इसीलिए ये सीट जो आपने देखा है। मैं इतना क्रेडिट सद्भाव्रता आपको दे सकती हूँ कि दीदी अपनी सूती साड़ी के अंदर चप्पल पहन के सड़कों पर जिस स्पीड से चलती हैं उतना कोई नहीं चलता है। लेकिन मनीष भाई ये भी डिनायल मोड में है। 91 बार अमित शाह वहां गए, कैलाश विजयवर्गीय को वहीं पर बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। मनीष भाई और सिद्धव्रता, हम उस पर कमेंट करेंगे। ये जो तस्वीरें आ रही हैं आडवाणी जी के घर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। आपसे कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले प्रचंड जीत के बाद अपनी रिपोर्ट कार्ड एक प्राउड बच्चे की तरह, जैसे हम अपने माता पिता को दिखाते हैं, अपने बुजुर्गों को दिखाने के लिए आडवाणी जी को दिखाने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि उस रथ के सारथी भी मोदी थे
जिस रथ को लेकर आडवाणी जी चले थे। ऐसे में इस तस्वीर के ऊपर कोई कमेंट मनीष भाई, फिर चर्चा पर। आजकल मुझे ऐसा लगता है इस तस्वीर में मुझे उम्मीद थी कि जैसे मोदी हैं वो जब भी अपने बड़ों से मिलने जाते हैं मुंह में मिठाई खिलाते हैं, वो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, उसका इंतजार करेंगे। और मनीष भाई, चर्चा पर लौटते हुए, ये जिस तरह से मैं सिद्धव्रता से भी बोल रही थी कि जो मैन द मशीन, एक एड भी आती थी कि पाजी पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, तो उस हिसाब से 24/7 नेता की तरह जिस तरह से अमित शाह को एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर तो देखा ही जाता है, बट अदरवाइज ऑल्सो पूरा एक सक्सेशन प्लान लगता है, एक प्लान है, एक लॉन्ग टर्म व्यू है 20 से 30 साल तक का पार्टी का। आज हम कह रहे हैं कि उन्होंने 30 मई की तारीख नियुक्त की है कि कब वो शपथ लेंगे। मुझे याद है मोदी जी ने जब 26 मई 2014 में आने के बाद एक बच्चे ने उनसे पूछा था कि अब मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं तो क्या करूं, तो उन्होंने कहा था 2024 तक तो भूल जाओ। सो ही हैड अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली ही इज गोइंग टू डू। तो वो अमित शाह की कमी, जोड़ीदार की कमी तो है ही है, एक लॉन्ग टर्म व्यू की भी कमी आपको लगती है? मेरे ख्याल से दूरदर्शिता सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है। जितने भी ऐसे दल हैं जो कि मोदी के खिलाफ एकजुट हुए, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर बीजेपी को शिकस्त देने की बात की, आंचल जो नतीजे आए हैं, ये मुझे ऐसा लगता है लहर ने ऐसा कहर ढाया कि सब धाराशायी। और लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की यही शान और खासियत भी है कि देखिए सबने इसे सौहार्द से मान भी लिया। भले ही बात हो रही थी, राजनीति हो रही थी, ईवीएम को लेकर चर्चा हो रही थी, तमाम अंदेशे जताए गए, लेकिन इसके बाद आप देखिए सबने आकर ये कहा, चाहे राहुल गांधी हो कि भाई हम इस सरकार आए थे और अमित शाह जी भी आए थे, किस तरीके से देखते हैं इस जेस्चर को? देखिए, ये हमारी पार्टी की परंपरा है। हम लोग हमेशा इस बारे में अपने वयोवृद्ध लोगों के साथ, चाहे वो पार्टी में हो या व्यापक परिवार हो जो अपना, उसमें सबसे जाकर उनकी शुभकामनाएं लेते हैं और जो कुछ किया गया है उसके लिए भविष्य में और अधिक तेजी के साथ, शक्ति के साथ काम कर सकें, इसके लिए उनकी शुभकामनाएं लेते हैं। तो उसी दृष्टि से प्रधानमंत्री जी और अध्यक्ष जी आए थे, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और एक करिश्माती जीत हासिल की है। हम लोगों ने पार्टी बनाई थी, बीज लगाया था, उसमें एक अच्छा पेड़ भी पैदा किया था। अब ये फलदायी पेड़ इन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है जो लोगों को फल देगा, और हमने यही कहा कि अब इसके फल सारे देश को अच्छे से अच्छे, स्वादिष्ट दिलवाना, ये भी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है। जोशी सर, कोई चर्चा हुई है जी? अगली सरकार किस तरह से? नहीं, वो तो आज का विषय नहीं था और ये उसके लिए समय भी नहीं था। सर कल जोशी सर, आप देखो, वो पहले कुछ कर जोशी सर, आप सर वेटरन लीडर हैं सर, जिस तरीके से बीजेपी को, एनडीए को मैंडेट मिला है, क्या लगता था सर इतना, जिस तरह से चुनाव चल रहा था, वार प्रतिवाद चल रहा था, लगता था इतना मैंडेट आएगा सर? आपने क्या सोचा सर? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट थी कि देश के सामने एक मजबूत सरकार बनाने का, दृढ़ सरकार बनाने का की आवश्यकता सारा देश महसूस करता है। तो उसके लिए सिवाय भारतीय जनता पार्टी के नाते और नरेंद्र भाई एक नेता के नाते कोई दूसरा विकल्प नहीं था जी। और विपक्ष कोई अपनी कहानी, मनभावनी कहानी सुना नहीं पाया। जोशी सर, अब सक्रिय राजनीति में आपकी क्या भूमिका रहेगी पार्टी में, या किस तरीके से आप क्या करेंगे? देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं तो जो करता रहा हूं आज तक वही करता रहूंगा। बाकी पार्टी क्या करना चाहती है वो तो पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी। What are your expectations? I have my only one expectation, that the party should deliver as best as possible. And whatever contribution any party worker can make to make the delivery effective and long-lasting, that should be made. सर, प्रधानमंत्री ने करीबन 15 मिनट के आसपास का वक्त गुजारा है, क्या चर्चा हुई? क्या प्रधानमंत्री मेरे यहाँ महीनों रहे भी हैं भाई, 15 मिनट तो कम है। नहीं, अभी थैंक यू। तो दो मार्गदर्शकों से मिले हैं आडवाणी जी से, और मुरली मनोहर जोशी से मिले हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी। नवीन कुमार, कितना मार्गदर्शन हुआ आपका, क्या आशीर्वाद मिला?
नहीं, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले, मार्गदर्शन होता रहता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन ये जो मिलता है वो सब जगह बताने के लिए नहीं है, उनका दिया हुआ दर्शन, यही कारण भाजपा यहाँ तक पहुंची है। आज बार जो दूसरी बार पूर्ण बहुमत से भाजपा फिर जो एनडीए को इतना बहुमत मिला है, इसमें भी सब उनका रोल है। पहले जनता का आशीर्वाद कल और उसके बाद मार्गदर्शकों का बिल्कुल आशीर्वाद। दोनों का है छोटे से आशीर्वाद। ब्रेक। 2019 के दंगल में पीएम मोदी ने राहुल गांधी को ऐसी पटकनी दी कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चारों खाने चित हो गया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हर वार पर ऐसा पलटवार किया कि कांग्रेस को संभलने का वक्त तक नहीं मिला। राहुल जो बोलते, जो आरोप लगाते, मोदी ऐसा प्रहार करते कि राहुल को जवाब देना मुश्किल हो जाता। तो कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराने की बीजेपी की लगातार कोशिश रही, जहां उनके पास मोदी था तो सवाल उठा कि दूसरे विपक्षी दलों, खासतौर से कांग्रेस के पास कौन है। तो मोदी वर्सेस हु की लड़ाई में, जिसमें हमेशा से ही राहुल गांधी को रिलक्टेंट माना गया, पीएम के लड़ाई में जिसमें हमेशा से ही राहुल गांधी को रिलक्टेंट माना गया, पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना तो दूर की बात है, कांग्रेसी खुद ही उनको पीएम के लिए, क्या पीएम मटेरियल है वैसे क्या विजय जी, आपको लगता है? बिल्कुल है जी। राहुल गांधी जी में देश के प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो ईमानदार है अपने काम के प्रति। वो कहते हैं मैं नहीं हम, वो देश की जनता को साथ लेकर चलना चाहते हैं। नहीं, ये मैं नहीं, देखिए ये बात विजय जी, ये बात वो खुद बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह मैं भाषण नहीं दे सकता, मेरी शैली वो नहीं है। तो अब ये जवाब दीजिए कि क्या वो सही फैसले ले सकते हैं? डू यू थिंक 51 के ऊपर या 50 सीटें पाने के बाद राहुल गांधी ने सही फैसले लिए हैं? बैकफायर कर गया, चौकीदार चोर है, बैकफायर कर गया, फ्लॉप तो हुआ ही स्लोगन, बैकफायर कर गया। राफेल का मुद्दा, जीएसटी, नोटबंदी, आप उसी में उलझे रहे, बीजेपी नैरेटिव सेट करती रही। जी, मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा मुद्दा सक्सेस रहा या कौन सा फ्लॉप रहा। एक विपक्ष के नेता की जो भूमिका उन्होंने निभाई, उससे मोदी जी भी परेशान हो गए थे, पूरी भाजपा परेशान थी। एक समय ऐसा आया, और मैंने बताया अगर एक छद्म राष्ट्रवाद का तीर काम न करता भाजपा का, नवीन जी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सत्ता के करीब होती। किसी कहने वाले ने कहा है, इसलिए लेट मी बी अ डेविल्स एडवोकेट और आपसे पूछ लूं कि मोदी जी को अपनी गद्दी से कोई नहीं हिला सकता जब तक राहुल गांधी है, और कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी जहां पर हैं बने रहें। अच्छा जी, आप ऐसे कह रहे थे कांग्रेस का एजेंडा हम सेट करेंगे कि आप अध्यक्ष, आपने चुनाव के दौरान तो सारा नैरेटिव सेट किया सर। नहीं, नैरेटिव हमने किया देश के लिए, हमने नैरेटिव किया गरीबों के लिए, हमने नैरेटिव तय किया कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, उनकी समस्याओं को हटाने के लिए, और आज भी हमारी आवश्यकता है। हम देश के अंदर गरीबी को हटाने के लिए देश के अंदर मध्यम वर्ग के लोगों के और गरीबों के बीच की खाई को बांटने का काम करेंगे। हम करेंगे कि देश के हर व्यक्ति जो है अपनी, जो गरीब है वो गरीबी रेखा से ऊपर आए, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका जीवन यापन और बेहतर हो, व्यापार अच्छा चल सके, रोजगार अच्छे हो सके, देश में विकास हो सके। हमारी तो यही इच्छा, यही प्रयास है। और नरेंद्र मोदी ने छोटे वो डिसीजन लिए हैं जिसका असर बहुत मार्मिक था। इनको कांग्रेस और विपक्षी दल को समझ नहीं आया, और अभी तक समझना भी नहीं चाहते हैं। अगर बिल्ली सामने आ जाए और कबूतर अपनी आंख बंद कर ले, उससे बिल्ली भागती नहीं, कबूतर मारा जाता है। मेरा कहना यह है तो बिल्ली है क्या? अभी आप खा जाएंगे पूरे देश को? मैंने कहा आपकी समस्या यही है। क्या मजाक करते हैं? आपकी समस्या है, ऐसी बात आपकी समस्या है। भाई सुनो, आपको कहावत भी समझ नहीं आती, आपको मुहावरे भी समझ नहीं आते, आपको केवल एक चीज समझ में आती है कि मुझे कुर्सी मिल जाए। मेरा कहना यह है कि एलईडी बल्ब की क्रांति थी आचार्य जी, सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि देश के अंदर एलईडी बल्ब 400 की जगह 40 रुपए का मिलने लगा। लोगों के अंदर कितना उत्साह, आप समझ सकते हैं। लास्ट माइल डिलीवरी आप लोगों ने कराई, जो कि लोग, बहुत से लोग, पॉलिटिकल पंडित तक समझ नहीं पाए, जबकि आप न्याय करते रहे और आपका न्याय पर्कुलेट भी नहीं हुआ। सिद्धव्रत, जस्ट 10 सेकंड्स बिकॉज मुझे क्लोजिंग कमेंट मनीष भाई के लिए। देखिए, अगर आप लास्ट 2 महीने की चुनाव की जितनी भी रैली है वो देखेंगे तो एक बात तो तय है कि वो डेवलपमेंट के हिसाब से ये वोट जीता नहीं गया है। वहां पे कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है और उसके रिजल्ट, हाँ, वो कार्यकर्ता काम बहुत अच्छा किया है बीजेपी का। जो पोल मशीनरी है वो बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। एरिथमेटिक एंड केमिस्ट्री अच्छे तरह से किया है, बट डेवलपमेंट छोड़ के सब कुछ किया गया। ठीक है मनीष भाई, ये नामदार वर्सेस कामदार की बैटल में नामदार होना भी राहुल गांधी के लिए बहुत भारी है। आचल, ये अप्रत्याशित अभूतपूर्व जीत जो बीजेपी को मिली है, उसके साथ साथ कांग्रेस की इस पराजय के गंभीर परिणाम राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को सोचने होंगे कि आगे क्या। लगता है आपकी हंच है कि राहुल गांधी का इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं, कांग्रेस में ये परंपरा रही है कि वो प्रस्ताव आता है और फिर वो नकार दिया जाता है, क्योंकि और कोई दूसरा चेहरा इनको रिप्लेस करता हुआ दिखाई नहीं देता। नंबर 2 भी कोई नहीं है, और एक ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर 10 जनपद कभी नहीं चाहता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे,
लगातार हमारी महाकवरेज जारी है, बने रहिए।